स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के इस क्लास में। मैं डॉक्टर ओमकार नाथ। हम लोग बातचीत कर रहे हैं बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत इस बार के टारगेटेड 71 बीपीएससी मेंस के लिए कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं और उनका एक मॉडल आंसर क्या होगा। आंसर में कौन सी ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं जिससे मार्क्स अबव 65% मिलते हैं। पहले पेपर के हम डिस्कशन कर चुके हैं, दूसरे पेपर में आते हैं। पहले पेपर के सेकंड पार्ट में इतने फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं और इतने सेक्शनल वो आप देख ही चुके हैं। आइए अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जीएस 1 के सेक्शन को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जीएस सेक्शन 2 पे जीएस 2 के सेक्शन फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। मैं मार्क्स वगैरह डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर का क्या रहता है, इतना सीक्वेंस आपको होना चाहिए। 36, 38 का भी क्या है। ये छोटे शॉर्ट्स क्वेश्चन है। इसमें आपको बता दूं पॉलिटी से क्वेश्चंस रहते हैं और लास्ट 1 ईयर में जो कुछ भी हमारे देश के पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नेंस के लेवल पर या फिर जो गवर्नमेंट की करंट एक्टिविटीज़ है, जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, या फिर कोई लॉ बनता है, मतलब कोई भी देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान, राज व्यवस्था, गवर्नेंस से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उन्हीं के ऊपर चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल होते हैं और कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपकी आइडियोलॉजी और आपका सेल्फ डिसीजन मांगा जाता है। बिहार का पेपर इस मायने में थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ हद तक एथिक्स भी शामिल होता है और कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग जैसे केस स्टडी वाले भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए अब इनकी चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नीड एंड इंपॉर्टेंस पर कमेंट करिए। अब ये एकदम बेसिक सा सवाल है और इसके ऊपर आपको लिखना है। क्या लिखोगे आप? ये मैंने लिखा है, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, कैसे मैं पढ़ाता हूं। ये आपका पहला पैरा है और ये पॉइंट दे दे के इसमें डिस्कस करना होता है। ये जहां बिंदी लगी होगी वो सेकंड पैरा है और फिर ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। ये मैंने खुद हैंड रिटन किया है, ये भी तो आप जान ही गए होंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक पहले पैरे में आपको कुछ लिखना है तो आप इस पहले पैरे में यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे और ये आपके पॉइंट से, ये दोनों पैराग्राफ चेंज करने हैं और ये आपके पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, इसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया होगा। एक बात और बता दूं, क्वेश्चन चाहे 7 नंबर का हो, 8 नंबर का हो, यहां पर नो नीड टू इंट्रो एंड कंक्लूजन, बट जो 9 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें इंट्रो और कंक्लूजन आपको लिखने होंगे। ठीक इसी के साथ साथ 36 और 38 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं उसमें इंट्रो कंक्लूजन के साथ साथ उसकी एनालिसिस, उसको एक्सप्लेन करना, उसमें फैक्ट डाटा रिपोर्ट देना, उसमें अपने व्यू देना कंपलसरी होता है। ध्यान रखिएगा, जो 36 और 38 नंबर के सवाल होते हैं बिहार में वो आपसे आपके अंडर की आइडियोलॉजी को जज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ फैक्ट दे करके आप आंसर को लिख दें। नो, वो सीधे आपसे पूछते हैं डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? द रोल ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इफेक्टिव इन बिहार, या फिर रिजर्वेशन इशू इफेक्टिंग इन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार, या फिर रशिया फैक्टर इफेक्टिव इन इंडो यूएस रिलेशनशिप। ये आपके व्यूज जानना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, 7 नंबर में और 8 नंबर में व्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है लिख दीजिए, लेकिन 9 वाले में आपको फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट डालने होंगे और 36 और 38 में फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट, एनालिसिस, एक्सप्लेन और आपके अपने
विचार जो आपके निर्णय में सबसे लास्ट पैरा में आएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी चर्चा आप लोग नहीं करते हैं या नहीं सुनते हैं या आपको बताया नहीं जाता कि ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। मैं तो बताऊं, मैं कभी बच्चों से पूछता हूं टिप्पणी करे, व्याख्या करे, प्रकाश डाले, समीक्षा करे, चर्चा करे, तुम सिर्फ इसमें अंतर बता दो। एक ले लो मौर्य कला, मौर्य कला की टिप्पणी करे, मौर्य कला की व्याख्या करे, मौर्य कला की चर्चा करे, मौर्य कला की आलोचनात्मक समीक्षा करे, मौर्य कला पर प्रकाश डाले। सबका आंसर बता दो, लिखोगे क्या? 98% बच्चे एक ही आंसर सब में लिखाते हैं, यही मार्क्स कट जाते हैं। आई थिंक आपको ये पता नहीं किसी ने बताया है या नहीं बताया है कि 36 और 38 में आपके व्यूज पूछे जाते हैं। आगे आइए, सबसे पहले आप बताएंगे कि नेसेसिटी क्या है। तो आप बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइडलाइन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है ताकि पावर का मिसयूज ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम के राइट्स मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल ऑफ लॉ के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बताता है। ये 5 चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई हैं और ये 5 चीजें बताती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों है। वो पूछ रहा है आपको क्यों है। तो आप बताइए ये आपके लिए क्या करता है। एनसीईआरटी 11th या 12th क्लास के पहले या दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है। पैरा चेंज करेंगे। अब पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस। वहाँ ये भी एनसीईआरटी में बेसिक चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जाति और धर्म, रिलीजन और कास्ट के अलावा इस देश में रूल ऑफ लॉ या सुपरमेसी ऑफ कानून या डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, सोसाइटी में कास्ट के नाम पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता है उसको खत्म करके सभी लोगों को एक समान दर्जा देता है। बिहार की भाषा में कहें तो ठाकुर, बावन, राजपूत, भूमिहार, लाला, ओबीसी, एससी, एसटी सब एक है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल जस्टिस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, वातावरण बनाता है कानून के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स है, जो भी ज़रूरत आई हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे। बिहार में शराबबंदी की ज़रूरत है, लागू कर देंगे। फिर वो कहता है जीएसटी इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइनेंस कमीशन में ये प्रोविज़न होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे। अमेंडमेंट भी होता है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क देता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब इस लोकतंत्र में सभी लोग शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन या फिर शासन में सहभागी हो सकते हैं। नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस में। एडमिनिस्ट्रेशन में तो ब्यूरोक्रेट आते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि किसी भी इशूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। तो ये किताबी बातें हैं। अब आप सोचिएगा, ये तो तारीख पे तारीख लगा देता है, ठीक है। लोकतंत्र सिर्फ पैसे वाले और बाहुबलियों का है। गतिशील दस्तावेज अमेरिका के संविधान में सिर्फ 8 संशोधन हुए हैं, यहाँ 108 हो गए हैं। सामाजिक न्याय का क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है। चढ़गुंडों की छाती पे लगा दे मुहर हाथी पे। पहली बार एक नारा लगता है, दूसरी बार एक नारा लगता है मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तीसरी बार नारा लगता है ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। भूरा बाल साफ करो, सुशासन। तो हर जगह देखिएगा तो सोशल जस्टिस का एकमात्र इक्विपमेंट है भारत में रिजर्वेशन। कहते हैं संविधान है, ठीक है, कानून की सर्वोच्चता। भारत में इतने लफड़े और पचड़े हैं जिसकी वजह से कोई काम समय पर होता ही नहीं है, क्योंकि हर चौराहे पे, हर मुद्दे पे कानून है। ये इसकी आलोचना हो गई, लेकिन ये सारी बातें रियलिटी है। आपको यहाँ पर थ्योरेटिकली ही लिख के आना है, तभी आप डिप्लोमेट या ब्यूरोक्रेट बन पाएंगे। अगर आपने रियलिटी लिख दी इसमें तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी रियलिटी वाली चीज़ें जो इस फ्रेमवर्क से बाहर है वो आपके आंसर में आना नहीं चाहिए। मुझे ये बताना पड़ता है क्योंकि कई बार बच्चे इमोशनल होके वो सारी बातें लिख आते हैं जिसकी ज़रूरत मेंस एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में तो कतई नहीं होती। आइए सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। बिहार के कुछ फेवरेट
टॉपिक्स में से हैं कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट जो भी चैलेंजेज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करिए। फेडरलिज्म केंद्र और राज्य संबंध या सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा होगा, बिहार के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स सेंटर से इफेक्टेड होती भी है और सेंट्रल को इफेक्टेड करती भी है। आज नीतीश बाबू समर्थन खींच लें, घड़ाम से मोदी जी गिर जाएंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। जब प्रॉब्लम्स बड़ा हो जाता है तो वो चैलेंज पूछते हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस में सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप नहीं पूछा है। जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, विधायी अधिकार, कार्यकारी और न्यायिक वित्तीय, ऐसे जो होते हैं लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप, नहीं, वो नहीं पूछ रहा है। प्रॉब्लम भी नहीं पूछ रहा है, ये वो पूछ रहा है कि आज सेंट्रल और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम्स जो बहुत बड़े हो गए हैं वो चैलेंजेस क्या है। अब इसको छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात, चैलेंज क्या है? मोदी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से वो मिसयूज कर रहे हैं। दूसरा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और नेशनल टेररिज्म वाला कंट्रोल वाला है, उसको अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को हड़काना या फिर उनकी फाइल बनवाना, जबरिया मजबूर करना है। तीसरा क्या है, कुछ राज्यों से भेदभाव, ड्यूल बिहेवियर भी कर रहे हैं, ये भी है। चौथा क्या है, अभी भी गवर्नर, राज्यपालों का एक मुख्य काम है स्टेट को डैमेज करना, वो भी प्रभावी आरोप लग रहा है। ये 4-5 चीजें हैं जो अभी दिख रही हैं। एक और भी है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। रोज टीवी पर उन्हीं का चेहरा आता है, वही बोलते रहते हैं और राज्य और क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे गायब हो चुके हैं। इनफैक्ट रीजनल पार्टी धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर है, वो विलुप्त की ओर हो रही है और हमेशा ऐसे मुद्दे उखाड़ते रहते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और सेंट्रल में वो बने रहे। तो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आज भी केंद्र और राज्यों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है सेंट्रल और स्टेट में अच्छे रिलेशनशिप। इट मींस ये प्रश्न आपसे उम्मीद कर रहा है कि एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हो रहा है, चैलेंजेस। इट मींस ये पूछ रहा है मोदी जी और राज्यों की राजनीति के बीच में लफड़े और पचड़े क्या हैं जिससे फेडरलिज्म इफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पर ना आपको मोदी जी का नाम लेना है, न राज्यों के सीएम्स का नाम लेना है, यहाँ पर आपको अपने सिस्टम के कंडीशंस को लिखना है। इट मींस ये प्रश्न आपसे यह उम्मीद करता है कि आप भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अगर सब हो रहा है तो लिखिए। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर न एनसीईआरटी में मिलता है, ना आपको लक्ष्मीकांत जैसे ट्रेडिशनल किताबों में मिलता है। कहाँ मिलेगा? ये हर साल बदलते रहेगा और हर साल जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए और उनको पॉइंट में लिख दीजिए। तभी तो पता लगेगा कि आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है कि आप सिर्फ संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय ये सब रट के आ गए। नहीं, उन सब का कोई मतलब नहीं है, वो प्रश्न कभी नहीं आते। ठीक है, डिस्कस करें। ओके, सबसे मेजर चैलेंजेस क्या है कि जो सेंट्रल की पावर है वो डिसबैलेंस हो रही है। कैसे? केंद्र एकदम डोमिनेंस के रोल में है और रोल ऑफ गवर्नर दोनों को एक्सटेंड करेंगे। ये पहला पैरा है। पहले मतलब पैरे में पॉइंट देके कि सेंट्रल अपना पावर बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। दूसरा, पैसे कम दे रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी राज्यों के पास ऐसे भी नहीं है। क्या है? संघवाद में कहा गया है कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा अच्छे से होगा, नहीं हो रहा है। ऑटोनॉमी और जीएसटी को लेकर राज्यों की अपनी शिकायत है। 2 पॉइंट यहां डिस्कस करेंगे। तीसरे पॉइंट में आएंगे कि कुछ राज्यों में जबरिया भाषा थोपने का विवाद आ रहा है। तमिलनाडु हिंदी विरोध। तो आप बताएंगे कि रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक इशू बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं। कुछ स्टेट स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी। कुछ राज्य विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। हाँ, बिहार ने नहीं मांगा, अब वो वापस हो गए, तेलंगाना। और हिंदी भाषा के चलते भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है। जब वो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये नहीं बताना है सही है या नहीं। चौथे पॉइंट्स में आएंगे कि जैसे जैसे सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है राज्यों का विरोध आ रहा है।
कह रहे हैं कि एक स्टेट एक इलेक्शन होगा, केंद्र और राज्यों का एक बार चुनाव होगा, केंद्रीय नीतियां प्रभावी हो रही हैं और जो पॉलिसी मेकिंग जो प्रॉब्लम है, सारे नीतियों पर मोदी जी का चेहरा या केंद्र का प्रभाव दिख रहा है। कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या है? नीति कमीशन ड्यूल बिहेवियर करता हुआ आरोपित लग रहा है। सीबीआई, ईडी, सीवीसी सेंट्रल बिजनेस या फिर इलेक्शन कमीशन, और कोई नहीं है। उसके बाद क्या है? कुछ समस्या डाइवर्सिटी और रीजनल इनबैलेंस की है। क्या है भाई? जहाँ पे सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं या क्षेत्रीय विषमता है, वो भी प्रभावी दिख रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में। और जैसे जैसे केंद्र प्रभावी हो रहा है, राज्य आक्रामक हो रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हमारे यहाँ जो राज्यपाल हैं वो जहरीले राज्यपाल हैं, पॉइजनस गवर्नर हैं, और हम सीबीआई को नहीं मानते, ईडी को नहीं मानते। इनफैक्ट बंगाल में तो सीबीआई और को पीट भी दिया गया। तो ये प्रश्न भारत के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से जुड़ा है और बिहार हमेशा देश के करंट पॉलिटिकल एक्टिविटी से सवाल आता है। आई थिंक अब आपकी समझ में आ गया होगा। आप ये सारे एस्पेक्ट लिखेंगे, अबव 70% मार्क्स मिलेगा। आई थिंक आप सारे लगभग बातों को सुने भी होंगे या सुनी होंगी या जानते भी होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप चीज़ों को कैसे पिरोते हैं, ये आपके मैनेजमेंट स्किल को दिखाता है। आप कैसे टू द पॉइंट चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, ये आपके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को दिखाता है। और आप सारी चीज़ों को फैक्ट, फिगर, डाटा और रिपोर्ट के अनुसार जब लिख आते हैं तो बताता है कि हाँ, इसके अंदर कॉमन सेंस भी है, रियल सेंस भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है और लीडरशिप की क्वालिटी भी है। आगे देखेंगे। तो ये आंसर नहीं होता, आपके पूरे ऑन द होल पर्सनैलिटी जजमेंट का एक एस्पेक्ट होता है। तीसरे प्रश्न पे आए, एकदम वही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, रिव्यू करिए, क्रिटिकली एग्जामिन द एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन। क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर? आइए बिहार से शुरू करते हैं। वोट चोरी कर रहे हैं, आरजेडी के वोटर्स को खत्म कर रहे हैं, वोट एसआईआर के नाम पर ड्यूल बिहेवियर कर रहे हैं, आचार संहिता ऐसी बनाई है कि तेजस्वी बाबू को मौका ही न मिले, होली के बाद तुरंत नीतीश बाबू फायर ब्रिगेड के रूप में काम करें, विरोधी दल के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एफआईआर, सोशल मीडिया कैंपेनिंग हो रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक ये एसआईआर अब बंगाल में हो रहा है। अवैध वोटरों की पहचान के नाम पर टीएमसी के वोट बैंक को काट रहे हैं और भी कई सारी चीजें। ठीक उसी तरह विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को परेशान करना, उनके विरुद्ध सोशल मीडिया कैंपेनिंग को कंट्रोल न कर पाना, सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करना, जुड़ी हुई फाइलों को खुलवाना, उनकी खामियां निकालना, उनकी उम्मीदवारी को रद्द करना, फलाना ठिकाना। और इस पे जो बैठे हैं वो मोदी जी के गुजरात राज्य के हैं, उनके विश्वस्त हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं और भी कई तरह की चीजें। ये सब आरोप लगे। इलेक्शन कमीशन ने आरोप का प्रत्युत्तर दिया, बिहार में सारी चीजें हैं। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि हाँ, ठीक से काम करिए। ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट तक आ चुकी थी इलेक्शन कमीशन की लानत मानत करने। बाद में 2 दिन बाद, कल या परसों, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला है एसआईआर हो के रहेगा और एसआईआर में कोई लफड़ा पचड़ा स्टेट को नहीं करना चाहिए। ममता दीदी की नींद उड़ी है, कारण 30 से 40% वोटर उनके बांग्लादेशी हैं, ऐसा सोशल मीडिया में हम लोग सुन रहे हैं। तो इन डिस्प्यूटेड को हटाइए और जो सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई इनको क्रमबद्ध रूप में लिख दीजिए। एक, आरोप क्या लगा, दूसरा काउंटर स्ट्राइक, इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला और इसके एनालिसिस, मतलब आप क्या सोचते हैं इस आरोप और प्रत्यारोप के बारे में। ध्यान रखिएगा, अगर आप आरजेडी के सपोर्टर हैं तो आप वही लिखेंगे जो आपको बताया गया है व्हाट्सएप पर। उसी तरह आप बंगाल में ममता दीदी या उत्तर प्रदेश में समाजवाद वाले विचारों से जुड़े हैं तो आप भी वही लिखेंगे जो आपके माइंडसेट में है। बट ध्यान रखिएगा, डिप्लोमेट बनने के लिए आपको आरजेडी, बीजेपी, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस, इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। एक ब्यूरोक्रेट हमेशा किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट आपके आंसर में तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसा लिखेंगे। आइए
सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप क्या लगा है, एलिगेशन काउंटर एक्शन। ये कह रहे हैं कि जो भी सत्ताधारी दल हैं टुवर्ड्स उनके प्रति ये झुकाव रखते हैं। दूसरा, बिहेव ऑफ कंडक्ट जो भी लगा हुआ है एमएससी उसके ऊपर अपने हिसाब से करते हैं। थोड़ा ईवीएम में सेटिंग भी है, मतलब डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ईवीएम वीवीपैट। फिर वोट कहीं और डाल रहे हैं, पर्ची किसी और का निकल रहा है। फिर डिस्प्यूट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। फिर धन बल, बाहुबल, अपराधीकरण, ट्रोलिंग, ध्रुवीकरण को रोकने में टोटली फेलियर हो गए। एक ये है। अब रिव्यू करिए, इलेक्शन कमीशन ने अपने सारे तर्क दिए हैं कि नहीं मैं सब काम ठीक कर रहा हूं और इसका कहीं कोई गलत उद्देश्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि राज्यों की आपत्तियां सुनिए, फिर उसने दूसरी बार कहा कि एसआईआर होके रहेगा। अब ये आगे बढ़ते रहेगा। जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने उद्देश्यों के तहत काम कर रहा है और जो कुछ भी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में वोटिंग को लेकर के इलीगल एक्टिविटीज होती थी ये उसको रोकने के लिए एक्टिव है। और आपका अपना दृष्टिकोण, व्हाट इज योर ओन थॉट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने दृष्टिकोण को कैसे लिखते हैं अथवा लिखती हैं। अच्छा बता दें, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान परिदृश्य में निर्वाचन आयोग की गतिविधियों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है वो भारत की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, जिसका प्रभाव संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी पड़ता है। खट से बोल के निकल जाइए, ये याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट ईडी में भी, यही स्टेटमेंट सीवीसी में भी, यही स्टेटमेंट ईसी में, इलेक्शन कमीशन में, सब पे डालिएगा कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है और उससे प्रभावित इफेक्टेड होने वाले लोग कौन हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बच के निकलने वाला है, बट यहाँ तो साफ दिखता है कि मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, बट आपको बोलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अभी बिहार के असेंबली इलेक्शन हुए और इससे क्या डिस्प्यूट्स उठ रहे हैं जिससे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इफेक्टेड हो रही है, क्रिटिकली एनालाइज करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतर है। बिहार के इलेक्शन में क्या आया, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में आया, आरक्षण के लेवल को बढ़ाने की बात आई, सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने की बात आई। फिर कहा गया डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। अभी पीके भैया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं कि इलेक्शन रद्द करिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीके साहब की पकौड़ी बना के पटना भेज दिया। ठीक उसी तरह भ्रष्टाचार का मुद्दा बना, अवेयरनेस बना, डेवलपमेंट बना, ये सारी चीज़ें आई जो उभर करके आई। यही पूछ रहा है आपसे कि जो कुछ भी बिहार के इलेक्शन में आपने देखा उसको लिखिए। तो आप इसमें राजनीति का नाम नहीं लिखेंगे, इसको बताएंगे। क्या बताएंगे कि कास्ट सेंसस इफेक्टेड रहा और नेशनलिज्म, भाजपा के राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के बीच में विमर्श जारी रहा। भाजपा नहीं लिखना है, आइडियोलॉजी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आइडियोलॉजी से है। फिर आप बताएंगे सोशल जस्टिस और कल्चरल नेशनलिज्म का इशूज इफेक्टेड है, पैरा चेंज करेंगे। फिर आप बताएंगे फ्रीबीज और वेलफेयर स्टेट का भी डिबेट रहा। रेवड़ी संस्कृति पर बहस अभी भी चल रही है और ये रेवड़ी संस्कृति, ये नीतीश बाबू ने लोगों को घूस दिया या ये बिहार की ज़रूरत है। तो ऑलवेज सपोर्टिंग सीएम, क्योंकि उन्हीं के साथ काम करना है। आप ये कहिएगा समबडी से नीतीश बाबू प्रोवाइड घूस फॉर बिहारी वुमेन, बट इट्स नॉट घूस, इट इज़ द नीड ऑफ बिहार। मैंने आपको समझाने के लिए बोला। इस पैरा में वही डिस्कस करना है। फिर इसने ये भी बताया इस इलेक्शन ने कि रीजनल पार्टी की यूटिलिटी है या नहीं है, बट रीजनल पार्टी अभी भी किंग मेकर है और इससे भारत के भविष्य का फेडरल स्ट्रक्चर भी डिसाइड हो रहा है कि अभी भी रीजनल पार्टी की यूटिलिटी पॉलिटिक्स में या इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में बनी हुई है। इस इलेक्शन ने एम्प्लॉयमेंट, गुड गवर्नेंस और काफ़ी पॉलिटाइजेशन किया कि राजनीति में जाति और धर्म के अलावा भी रोजगार और सुशासन एक मुद्दा बन सकता है। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे राज्य का नेतृत्व नीतीश बाबू के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने बिहार की छवि निसंदेह बदली है। आगे इस पूरे वोटिंग में वुमेन्स वोटर एक साइलेंट वोटर है। आप बताइए परसेंटेज कितना वोट डाला
और पापा जी कह के गए कि कांग्रेस को वोट देना, मम्मी जी कहे नहीं मैं तीर पे दूंगी, और जाके तीर पे निकाले। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया, मेरे धर्मपत्नी देवी जी ने जाके तीर पे दे दिया। क्यों? उनके एक चचेरे मामा के तकेरे के वो इलेक्शन में जीती हैं और पता नहीं फलाना ठिकाना, मतलब बोल्ड खुद डिसीजन ले रहे हैं। आगे इसमें पोलराइजेशन भी देखा और इंक्लूसिवनेस भी देखा, खासकर ओवैसी वाले इलाके में और जमीनी क्षेत्रों में, कि पैरासूट कैंडिडेट को, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्वराज की जमानत जब्त हो गई। तो आप बताइए, जमीनी प्रभाव वाले नेता ही प्रभावी रहे। फिर वोट चोरी का मामला भी इशूज रहा। इसके साथ साथ कुछ वोटू कटवा कल्चर, ये शब्द इंग्लिश नहीं है वोट कटवा, क्योंकि इंग्लिश में वोट काटने वाले का इंग्लिश नहीं होता, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखेंगे वोट कटवा कल्चर इफेक्टेड रहा। कई जगहों पर पैराशूट कैंडिडेट उभर के हैं, पैराशूट से उतरने वाले। अब देखिए, ये भी प्रश्न एकदम बिहार की पॉलिटिकल स्टेटस से जुड़ा हुआ है। जो भी पीएससी के प्रश्न होते हैं जो बिहार में आते हैं, इसका भी उत्तर ना आपको ट्रेडिशनल बुक्स में मिलेगा, ना पॉलिटी के किसी नोट्स में। प्रॉब्लम यही है कि जो बीपीएससी की डिमांड है ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज की है, थ्योरेटिकल का कोई मतलब नहीं। आगे आइए, नेक्स्ट है बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट, रिलीजन, सेक्ट और डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज की रिव्यू 2025 के असेंबली इलेक्शन के बेस पर एनालाइज करिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा से पूछे जाते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय और विकास की भूमिका। तो जाति, धर्म, एक बार लालू जी ने कहा था बिहार को विकास नहीं, बिहार को सम्मान चाहिए, पर नीतीश बाबू ने कहा था हमें सम्मान के साथ साथ विकास भी चाहिए। यही पूछ रहे हैं। तो आप बताइए कि इस इलेक्शन ने सारी चीजों को सामने रखा है कैसे? थोड़ा समय की कमी है, मुझे 1 घंटे में सारे पेपर डिस्कस करने, नहीं तो मैं एक एक डिटेल आपको बताता जो बिहार में हुआ। और जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन समझाया, आई थिंक सबके समझ में आ गया, क्योंकि वो आपने देखा होगा। ये भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। मैं वही टाइम देख रहा था, आधे घंटे निकल गए। लेकिन इसके बाद फिर जिंदगी में आपको ये दोबारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार चीज़ों को समझिए, उसको पॉइंट में लिख लीजिए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार खुद ब खुद याद हो जाएगा। और आप लोग के तो ब्लड में पॉलिटिक्स है, तो याद नहीं, वो जीवन पर्यंत प्रभावी रहेगा। आइए अब इसमें डिस्कस करते हैं न्यू फेस ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। इसमें आप बताएंगे मंडल कमीशन के नारे भी लगे, ईबीसी और महादलित फैक्टर रहा, ये वोटर में किंग मेकर रहे हैं। इसमें रिलीजन और सेक्ट का पोलराइजेशन भी देखा, अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक बिखराव हुआ, कम्युनल आइडियाज भी एक्टिव रहे, विकास, ये शब्द जरूर लिखिएगा, डेवलपमेंट इशू इन इलेक्शन, लॉकुस, आई थिंक समझते होंगे बट ये शब्द यूज करिए क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन में ये मेंशन हुआ। लॉकुस फैक्टर से एम्प्लॉयमेंट तक, रोजगार, इकोनॉमिक इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और एक इंग्लिश में ही लिखिएगा जंगल राज वर्सेस गुड गवर्नेंस, कि ये सारे इशूज इफेक्टेड रहे। पैरा चेंज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में महिला वोटर, सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन, ये सब इफेक्टेड रहा। फैक्टर क्या रहे? कास्ट इफेक्टिव है टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में, रिलीजन इफेक्टिव दिखा सीमांचल वाले इलाके में, डेवलपमेंट दिखा यूथ एंड वुमेन्स वोटर में, कॉलिब्रेशन दिखा छोटे दल या स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी का बड़े दलों से, और नए दल वोट कटवा के रूप में। आई थिंक ये 5 पॉइंट अगर आपने लिख दिया, जो बिहार की रियलिटी दिख रही थी या दिख रही है, एग्जामिनर आपको 70 नहीं 75% नंबर देगा। और आप कंक्लूड करेंगे, जो आपकी विचारधारा पूछ रहे हैं, अगर ये 9 नंबर में आता है तो कंक्लूजन तो देना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति पहचान से आकांक्षा की ओर है। पहचान का मतलब बुरा बाल साफ करो, सामाजिक न्याय, और राजनीति से आकांक्षा का मतलब गुड गवर्नेंस, मतलब फ्रॉम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स ऑफ एस्पायरेंट। ये कंक्लूजन है जो बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक विचारक ने दिया था। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ही है कि इंडिया के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में या पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है सेंट्रल और स्टेट की, इससे कैसे इफेक्टेड हो रहे हैं। मतलब भाजपा की राजनीति से पूरे देश के राजनीतिक दल और उनकी गतिविधियां कैसे प्रभावित रही हैं, आईएएस में पूछा जा चुका है।
तो आप उठा करके देखिए तो भाजपा के कल्चरल नेशनलिज्म, कांग्रेस के द्वारा संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति का राज लेके आएंगे, सामाजिक न्याय को खत्म कर देंगे, सारे देश बेच देंगे, सुशासन चाहिए, बहुजनवाद भी चाहिए, कश्मीरियत है, जमहूरियत है, झारखंड की आदिवासी अस्मिता भी है, दक्षिण का द्रविड़वाद भी है, ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को बीजेपी वाले या बीजेपी की आइडियोलॉजी 12th क्लास के एनसीईआरटी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कि देश में धर्म संस्कृति का प्रभाव होना चाहिए और देश संस्कृति से चलेगा। ध्यान रखिएगा, द मीनिंग ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो आप क्रमबद्ध रूप में कल्चरल नेशनलिज्म डिफाइन करेंगे, फिर सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कांग्रेस, सामाजिक न्याय और समाजवाद, मतलब ये बिहार आरजेडी समाजवादी पार्टी, नीतीश बाबू बीएसपी, जम्मू कश्मीर की पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके और एनसीपी, और मराठी मानुस क्या नाम है उसका, शिवसेना, डुप्लीकेट उद्धव ठाकरे गुट। किसी का नाम नहीं लेना है, ये सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिस्कस करना है। डिस्कस द मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रीजनल एंड नेशनल पार्टी, एनसीईआरटी की किताब में दिया है। इसको डिस्कस करने के बाद पैरा चेंज करेंगे कि सेंट्रल की पॉलिटिक्स का कैसे असर पड़ रहा है, इकोनॉमिक, फॉरेन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट और सेकुलरिज्म में जो बदलाव हुआ है वो सब इफेक्टिव हो रहा है। राज की राजनीति कैसे बदल रही है, तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इफेक्टेड हो रहा है, और जितनी रीजनल पॉलिटिक्स हैं वो कांग्रेस या बीजेपी से जुड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रीय राजनीति इंडी बनाम एनडीए पर आश्रित हो रहा है। पिछले साल मेंस में बहुत अच्छा प्रश्न आया था, आम आदमी पार्टी के हारने के बाद विपक्ष की भूमिका क्या होगी, सर पीट लेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा। बिहार का पेपर बहुत प्रैक्टिकल है, अगर आपने इस लेवल पर जाके तैयारी नहीं की ना तो 4-4 मेंस 5-5 मेंस लिख लेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा भी तो निचले रैंक पर। पढ़ने से ज़्यादा सोचने की, प्रैक्टिस करने की और आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ने का काम कम करिए और लिखने का काम ज़्यादा करिए। हमेशा ध्यान रखिए, उत्तर को लिखना है, उत्तर को लिखना है, उत्तर का लिखना है। इनफैक्ट प्रतिदिन एक क्वेश्चन का तो आंसर लिखिए ही लिखिए, कि चाहे वो ओम बिरला आउट हो रहे हैं या पीके साहब वापस आए हैं या अभी जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, संसद में गतिरोध का दौर, क्लियरिटी होनी चाहिए हमेशा। उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। तो प्रण कर लीजिए, एक प्रश्न का उत्तर पर डे लिखना है सालों भर, जब तक टेल सिलेक्शन नहीं होता। 5 प्रश्न पीटी के और 1 प्रश्न मेंस के। आगे देखिए, संघर्ष और समन्वय भी चल रहा है, क्योंकि गठबंधन के मानक बदल रहे हैं और गठबंधन की प्रायोरिटी भी उभर के आ रही है। और रिव्यू करिए कि बीजेपी का दौर या राष्ट्रवाद का दौर प्रभावी है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इफेक्टिव है, और कोलिब्रेशन गवर्नमेंट पर भी नेशनलिज्म इफेक्टिव है। कैसे, सीएम तो भाजपा का होना चाहिए, उभर के आ रहा है ना, लेकिन होगा नहीं। गठबंधन की नीति पर राष्ट्रवाद प्रभावी। कंक्लूड करिए। अब इस प्रश्न को देख करके भी लग गया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आधे घंटे पढ़ाऊं, लेकिन अब क्या करूं। अब अगले प्रश्न को देखिए, ये भी आइडियोलॉजी से जुड़ा है। बिहार में जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्टिव है, उनके इम्पैक्ट और रिजल्ट को क्रिटिकली एनालाइज करिए। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पूर्ववर्ती राजनीतिक विशेषता जो पहले धर्म जाति की थी, उससे बिहार की राज व्यवस्था बदल चुकी है। 2 बार ये मेंस में आ चुका है कि बिहार की राजनीति में धर्म और जाति का प्रभाव बताइए, और क्या यह बदल चुका है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नीतीश बाबू का गुड गवर्नेंस, आरजेडी का सोशल न्याय, रामविलास जी के बेटे का नाम मैं भूल जाता हूँ, रामविलास जी के पार्टी का नाम है दलित अस्मिता, और अन्य और सोशल जस्टिस के रीजनल पार्टीज। तो आपको क्रमबद्ध रूप में बताना है कि बिहार की राजनीति में समाजवाद, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कम्युनिज्म, मतलब कल्चरलिज्म, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टियां अभी भी हैं, खत्म नहीं हुई, सेकुलरिज्म कांग्रेस वाले, समाजवाद और आरजेडी। इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी वो लिखाना है। पहले पैरा में पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि 90 के दशक के पहले बिहार में समाजवाद प्रभावी रहा, 90 के दशक के बाद से बदला, आज गुड गवर्नेंस का दौर प्रभावी है।
फिर बिहार में क्या चेंज हो रहा है थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। और जब बिहार की बातों करेंगे तो आप बताएंगे कि एंड दिस टाइम बिहार की पॉलिटिकल एक्टिविटी में ये सारे एक्टिव पॉइंट्स हो रहे हैं, चाहे न्यू वोटर्स की हो या कॉलिब्रेशन गवर्नमेंट का हो या सोशल जस्टिस से ज़्यादा डेवलपमेंट का हो या फिर बाहुबली प्रभाव से सुशासन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बाहुबली खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी बाहुबली हैं। उसी तरह टिकट बिका है, उसी तरह ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके पैरासूट कैंडिडेट को टिकट बांटा गया है। लेकिन ये सच्चाई है, इसके ऊपर न बोले तो बेहतर, क्योंकि डिप्लोमेट बनना है, पत्रकार ने। फिर आप रिव्यू करेंगे कि रिलीजन कास्ट कम हुआ है, डेवलपमेंट का इशू इफेक्टेड हुआ है, और इन दिस टाइम बिहार में डेवलपमेंट इफेक्टिव है। कंक्लूड करिए, फिर वही राजनीतिक पहचान से विकास की ओर, फ्रॉम पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू डेवलपमेंट। मतलब बिहार का पॉलिटिक्स बदल रहा है, बदला कम है, नीतीश बाबू ने बदल के रख दिया है। ये सारी चीज़ें जो विवाद पैदा करते हैं उनसे किनारे हटिए, लिखिए और नंबर पाइए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप लिख लेंगे। आगे आइए, तीसरा है एट प्रेजेंट पूछ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में विपक्ष जो है या कांग्रेस के जो अन्य और हैं वो क्या पैदा कर रहे हैं। तो पिछले 11 सालों को देखिए, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का हो, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल का मामला हो, चाहे जीएसटी के ऊपर हो, चाहे 3 किसी कानून का मुद्दा हो, सारे मुद्दे पर पक्ष में और विपक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष, राफेल सौदा हो, मणिपुर की स्थिति हो, बांग्लादेश की स्थिति हो, सर्जिकल स्ट्राइक सुबुद्धो हो, पहलगाम अटैक हो, टेरर कंट्रोल हो, ईडी की गतिविधियां हो, इन सब मुद्दों को लेकर के संसद में गतिरोध का दौर जारी है। आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि 56 इंच का सीना बेकार, भाग गए, गलवान में पिट गए, वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों को आप कैसे डिफाइन करेंगे, स्मार्टनेस यही है, क्योंकि जानते तो आप सब हैं। तो आपको लिखना होगा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है और सत्ता पक्ष आरोप का जवाब दे रहा है। तो विपक्ष की राजनीति इन्हीं धुरी पर घूम रही है, किसी भी मुद्दे पर सार्थक बहस नहीं हो रही। पहली बात, संसद विवाद का एक केंद्र बन गया है, दिख ही रहा है, डिस्प्यूटेड एरा बन गया है। पर डे 2 करोड़ रुपए बेकार जा रहे हैं पार्लियामेंट के सेशन में। कुछ जगहों पर गवर्नमेंट जानबूझ के पार्लियामेंट को इग्नोर कर रही है और न किसी पर चर्चा करे, जैसे यूजीसी रिजर्वेशन बिल, मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी अंबेडकर बनने के चक्कर में है या बीपी सिंह बनने के चक्कर में है, ऐसा भी सुनने को मिला। आई एम नॉट सेइंग, बट कहीं मैं रहा हूं, लेकिन मैं दूसरे का नाम लेके बोल देता हूं। ये सारी चीजें हो रही हैं, कैसे लिखेंगे? तो लिखिए, विपक्ष की राजनीति एलिगेशन लगा रही है कि ये संविधान को खा जाएंगे, सेकुलरिज्म क्राइसिस में है, सीबीआई संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है, इंटॉलरेंस हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 5 पॉइंट, वही बात जो मैंने कही है। आगे पैरा चेंज करेंगे। कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल सिनेरियो में ऑपोजिशन ग्लोबल एक्टिविटीज को, चाइनीज इंपैक्ट को, गाजा क्राइसिस के ऊपर, नेबर्स कंट्रीज के एक्टिविटीज को और इंटरनल पॉलिसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ये 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तीसरे पैरा में आप बताएंगे कि ये चीजें लग रही हैं एलिगेशन, पार्लियामेंट एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एक देश में नैरेटिव वॉर चल रहा है। नैरेटिव वॉर का मतलब आरोप और प्रत्यारोप। इन सारी घटनाओं का बिहार के ऊपर भी असर हो रहा है कि बिहार में भाजपा जीत रही है दिमाग में लोगों के, या ये कहिए द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म इज इफेक्टिव इन बिहार। दूसरा, नीतीश बाबू भाजपा मतलब सुशासन के साथ कोलैबोरेशन देखा जा रहा है, गुड गवर्नेंस के साथ, और नेशनल इश्यूज स्टेट के पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन का काम कर रहे हैं। कंक्लूड यही होता है, हमारे साथ रह के आप यही सीखेंगे कि देश में जो भी कुछ चल रही है और पेपर की जो डिमांड है और जो रिक्वायरमेंट है और जैसे प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को कैसे समझें और लिखें। क्लियर हो गया? समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दिमाग में लगे। ये एक बार सारे पॉइंट्स अगर आप सिर्फ लेक्चर्स को सुन लेते हैं ना और लिख लेते हैं, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेज में क्रमबद्ध, तो आपको 75% मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है
लास्ट 2 डिकेड्स में, 2 दशकों में बिहार के डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में इम्पैक्ट करिए या एनालिसिस करिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको बताना है। एक तो सात निश्चय, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, सीएम साहब क्या कर रहे हैं, जन जीवन, ये 3 योजनाओं के बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेजर गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। दूसरा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम या अदर अन्य चीज, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, माइग्रेशन में रिड्यूस देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, द फेस ऑफ बिहार इज चेंज। और चैलेंजेस क्या है कि अभी भी प्रॉब्लम है कि ये सारे डेवलपमेंट के प्लान लिमिटेड एरिया में ही एक्सेस हैं, सब लोगों पर इफेक्टिव नहीं है। माइग्रेशन एक्टिव है। करप्शन और लीकेज, लीकेज का मतलब सरकारी अधिकारी खा गया, लेकिन ये शब्द का प्रयोग मत करिएगा, लीकेज है। डेवलपमेंट की लिमिटेशन है। और कंक्लूड करिए, एफर्ट्स नीड टू बी कंटिन्यू। जितने भी डेवलपमेंट वाले प्लान आएंगे जिसमें आपको एक लाइन में 9 नंबर का प्रश्न है या 38 नंबर का, 36 नंबर का, तो कंक्लूड यही करेंगे। अब ये पिछले 20 सालों के नीतीश बाबू का लेखा जोखा है, 38 नंबर में आए या 36 नंबर में, आपको यही लिखना है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं जो क्वेश्चंस है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का कैरेक्टर बताइए और चर्चा करिए। दूसरा, एक ही साथ ले लेते हैं, इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में कमेंट करिए और एनर्जी पॉलिसी के बारे में बताइए। ये 2 प्रश्न एक साथ लेते हैं। तो सीधी सी बात है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट एंड आइसलैंड ग्रुप्स एंड डिस्कशन ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब भारत के भौगोलिक संरचना में पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान और द्वीप समूह कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है और वो भारत को कैसे प्रभावित करते हैं। पहले पैरा में आप यही डिस्कस करेंगे, पॉइंट दे देके। जैसे पहले पैरा में, एक पैरा में यहाँ ये सब डिस्कस करेंगे, पैरा चेंज, फिर आप पठार डिस्कस करेंगे, फिर पैरा चेंज, फिर डेजर्ट डिस्कस करेंगे, फिर पैरा चेंज, फिर प्लेन्स डिस्कस करेंगे, फिर पैरा चेंज, आइसलैंड डिस्कस करेंगे, और फिर पैरा चेंज बताएंगे कि ये सारी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसे डाइवर्सिटी को इफेक्टेड करती है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो, क्लाइमेट हो, कल्चर हो या हमारी इकोनॉमी हो। इस क्वेश्चन की यही डिमांड है, हाउ टू ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज इफेक्ट्स इंडिया। ये क्रमबद्ध होना चाहिए, बट होता क्या है कि एक पॉइंट ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, ऐसे ही बच्चे लोग लिख के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी रिसोर्सेस एंड एनर्जी पॉलिसी। तो एक ट्रेडिशनल रिसोर्स है और एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, दोनों के बारे में लिखेंगे। और फिर आप बताएंगे कि इन दिस टाइम इंडिया गवर्नमेंट ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन एमिशन को कम करने के लिए या ऊर्जा के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को सीमित करने के लिए नेट जीरो पंचामृत जैसे अभियान चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा का इतना गेन करना, परमाणु ऊर्जा से इतना गेन करना, कार्बन जीरो 2030 तक इतना लेकर के आना, 2070 तक इतना लेके आना, जो कोप 26 के बैठक में हुआ। एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। उसी चीज को तो लिख देना है। तो आप पहले पैरा में बताएंगे ट्रेडिशनल रिसोर्सेस, उसी में भी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस। मर्जी हो तो आंकड़े डालिए, मर्जी हो तो मत डालिए। एक्सप्लेन द कन्वेंशन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, ध्यान रखिएगा। अब जब ये चीजें सब डिस्कस करते हैं ना, तो फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट जो है ना, सब याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो टू मच बेटर, नहीं भी याद है तो आप अपनी बातों को सीधे तौर पे कह के निकल सकते हैं। पैरा चेंज करेंगे। एनर्जी पॉलिसी में कुछ नाम जरूर मेंशन, जैसे पंचामृत, नेट जीरो, रिन्यूएबल एनर्जी के एम्बिशंस, आत्मनिर्भर भारत, क्लीन एनर्जी, ये होने चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर को जो आंसर शीट मिलती है उसमें बताया जाता है कि अगर स्टूडेंट ने ये सारे वर्ड्स को मेंशन किया है तो आप इतने नंबर देंगे। एग्जामिनर इसी बेस पे तो नंबर देते हैं। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइटिंग इज सम इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मेजर रोल प्ले करता है, बट मेन थिंग इज दैट कि आप कितने डायमेंशन को और एस्पेक्ट को, फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट को अपने आंसर में मेंशन करते हैं अथवा करते हैं। रिव्यू करिए कि सोलर एनर्जी के अचीवमेंट ये है, रिन्यूएबल एनर्जी के अचीवमेंट ये है, और चैलेंजेस क्या है।
तो कोयले से बनने वाले बिजली का कॉस्ट आता है 2 रुपए, और सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से बिजली बनने का कॉस्ट आता है 200 रुपए एक यूनिट का। तो क्या बिहार और भारत की जनता इस योग्य है कि इस महंगे ऊर्जा को खरीद सके, जिसमें हर दूसरे साल पर पैनल चेंज करना पड़ेगा? मोबाइल की तरह है यूज एंड थ्रो। तो यूज एंड थ्रो कल्चर जो है वो अब एनर्जी में भी आ रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार में। प्राइस को लेकर के क्या प्रॉब्लम है? पूरी जनता साफ हो गई। बच्चे पूछते हैं तो हमने कहा क्या पूछा है, जो हो रहा है। अब तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है जो देश की वास्तविकताओं को समझ सको, परख सको, तो फिर तुम बीपीएससी में सेलेक्ट तो हो जाओगे, टॉप का ख्वाब मत देखो। क्लियर? तो अब बताना है कि कोयले पर निर्भरता बनी है, उज्जवल डिस्कॉम में ये लफड़ा है, एनर्जी आ रहा है उसको स्टोर कैसे करेंगे, हर साल हर दूसरे साल आपको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा मोबाइल के चार्जर की तरह, और सबसे बड़ी बात प्राइस के फिक्सन को लेकर के। ये 5 पॉइंट आईएएस में सिर्फ यही पूछते हैं, एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तभी तो आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता बच्चों का। इनफैक्ट हम लोग भी पिछड़ गए, क्योंकि हम लोग ऊर्जा के संसाधन रट के आए। कभी हमारे टीचर ने भी नहीं बताया कि बेटा वो पढ़ जिससे देश प्रभावित हो रहा है। क्यों? उनको खुद नहीं पता, या फिर वो जानबूझ के इग्नोर मारते थे कि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो दिमाग खाने लगेगा, पल्ले नहीं आएगा, फीस देगा या नहीं देगा, वगैरह वगैरह। तो मेजर चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज एनर्जी पॉलिसी नीडेड। नेक्स्ट आ जाइए। अगले क्वेश्चन में आइए। भारत में रिलीजियस टूरिज्म की क्या स्टेटस है? बिहार के संदर्भ में करिए। और चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। तो रिलीजियस टेररिज्म बोल रहे हैं, टूरिज्म, स्टेटस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन इंडिया। तो बताएंगे, ये 4 पॉइंट मेंशन होना चाहिए कि धर्मों की जन्म स्थली है, इकोनॉमिक रोल है, स्पिरिचुअल सेक्टर है, टूरिज्म है। ये पैरा चेंज करेंगे। तो इसको लेके हमारे यहाँ क्या है, तो आप बताएंगे रिलीजियस टूरिज्म स्टेटस ऑफ बिहार। तो इसमें बिहार जो बौद्ध धर्म, फिर हिंदू धर्म, जैन धर्म, सूफी, ये सब का केंद्र बताएंगे। और फिर अगले पैरा में बताएंगे सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार रिलीजियस टूरिज्म। तो एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन करेंसी, कल्चरल इंट्रैक्शन या कोऑर्डिनेशन। फिर बैरियर्स क्या क्या है, साफ सफाई नहीं है, भीड़ भाड़ है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। और फिर रिव्यू क्या करेंगे, सम एक्सपेक्टेशन कि अभी भी बिहार में ये चीज़ें हो रही, इनका नाम आना चाहिए, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट और एक एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुए हैं उनके क्या कंक्लूजन। अब देखिए ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और इकोनॉमी का। करंट में आएगा तो अलग, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में आएगा तो अलग। क्या होगा, कभी सोचे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस से क्या निकल रहा है? तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है, रिजर्वेशन लिमिट को बढ़ाने की बात हो रही है, और अनइक्वलिटी, कौन जात के पास कितना जमीन बावे। मैंने कुछ सुना यूट्यूबर्स को, दिल्ली में बैठ के भी रीजनल बिहार और यूपी के न्यूज़ लेते रहता हूँ। तो ये चीज़ें, आज की पॉलिटिक्स में क्या चेंज आ रहा है, पॉजिटिव बताइए। चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन स्टेट पॉलिटिक्स, कास्ट का रियलिटी, सोशल जस्टिस को रिव्यू करना, न्यू इनिशिएटिव लागू करना, ये 3 बातें हुई थी। मामला कोर्ट में भी गया, ये भी है। और क्रिटिकली एनालिसिस करना है नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर कि ये पोलराइजेशन कर रहा है, इसकी विश्वसनीयता पर वाद विवाद हो रहा है, जैसे सबसे ज़्यादा माल किसके पास है, ज़मीन किसके पास है। हर जातियों में एक हम आगे, तो बैकवर्ड क्लास या जो भी पिछड़ा वर्ग है उनके अंदर एक नया कॉम्पिटिटिवनेस का एनवायरनमेंट आया है, तुष्टिकरण का खेल भी है। और अभी भी कहा जा रहा है कि बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक न्याय नहीं हो सकता। ये थोड़ा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक जस्टिस एक नया शब्द बिहार की राजनीति में अगले कुछ सालों में धूम मचाने वाला है। वही है, औकात के हिसाब से रिजर्वेशन दो, एक बार जिनको मिल जाए उनको बाहर करो, वगैरह वगैरह। रिजल्ट क्या होगा, देयर शुड बी चेंज इन द रिजर्वेशन पॉलिसी। इन सब का एक ही है, आरक्षण नीति में बदलाव करिए। क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ज्योग्राफी से जुड़ा है। भारत की भौगोलिक संरचना उसे किस प्रकार प्रभावित करती है, इससे बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा करिए।
discussing the geographical structure of India, influence that the country with a special reference in Bihar. तो जब आप बिहार के भूगोल की बात करेंगे तो पहले पैरा में आप बताएंगे क्या, हाउ द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ इंडिया इफेक्ट इट्स पीपल एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब भारत की भौगोलिक विशेषता हम जैसे लोगों को, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बताइए, हिमालयन एरा के निकट हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, प्लेन्स गंगा के हैं तो उनका क्या है, एग्रीकल्चर से लेकर के मॉनसून्स क्लाइमेट वो कैसे इफेक्टेड है, और जो आपके माउंटेन से लेके अन्य हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, और बिहार पर क्या है। तो याद रख लीजिए इसको, इस पैरा में बताना, हाउ इज बिहार इफेक्टेड बाय द इंडियाज जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो आप बताएंगे 5 पॉइंट याद रखिए। एक तो जैसे मुझे याद है, फ्लड का प्रॉब्लम। दूसरा, बिहार के एग्रीकल्चर इकोनॉमी इफेक्टेड होती है। तीसरा, मॉनसून क्लाइमेट का इम्पैक्ट है। चौथा, मिनरल रिसोर्स है नहीं। पांचवा, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। और छठा, स्टेट के आर्थिक बदहाली, मतलब इकोनॉमिक बीमारू स्टेट वाला बदहाली में या बैकवर्डनेस में नेचुरल डिजास्टर का मेजर रोल है। ये देखिए बस। और ये सारे प्रश्न आपके मेंस में आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। उठा के लिख दीजिए। इसमें कौन सा पार्ट है जो आप नहीं जानते, बस दिमाग को स्थिर रखना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि कोई पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, आइए। जब आप लोग लिख के आते होंगे तो ये पता भी नहीं लगता होगा क्या लिखे हैं। इनफैक्ट 90% बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चियां भी। फिर पूछ रहा है, बिहार की इकोनॉमी को इफेक्टेड करने वाले रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को एक्सप्लेन करिए, और बिहार एक बीमारू राज्य क्यों समझा जाता है, दयनीय स्टेट। सीधा सा प्रश्न है भाई, क्यों बिहार बैकवर्ड्स है। तो आप बताइए नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, और फिर बताइए क्या क्या इफेक्टिव करने वाले रिस्पॉन्स। तो एक तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, दूसरा नेचुरल डिजास्टर है, तीसरा बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, चौथा पैसा नहीं है मतलब कैपिटल का लैकनेस है, पांचवा माइग्रेशन जारी है, छठा ग्लोबल पॉलिसियां, उदारीकरण वाली नीतियां बिहार के सारे फैक्ट्रियों को बंद कर चुके हैं। यही है, टिप लीजिए। एक्सप्रेस नेक्स्ट पे आइए। बिहार बैकवर्ड क्यों है, तो इसके लिए भी कुछ खास 4-5 कारण हैं। क्या है, एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लफड़ा पचड़ा हुआ, दूसरा कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, तीसरा सोशल जस्टिस का इशू डेवलपमेंट से ज्यादा इफेक्टेड रहा, चौथा 1980 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी में वो सारे प्रॉब्लम आने लगे जिससे पूरे भारत के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इफेक्टेड हुआ, देन बिहार भी हुआ, छठा सन 2000 में झारखंड के निकल जाने के बाद मिनरल रिसोर्सेस निकल गए, और सातवां बिहार एक लेबर सप्लायर स्टेट बन के रह गया, और आठवां न्यू अपॉर्चुनिटी जो क्रिएशन है बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार एक बेबस, एक लाचार, एक दयनीय, एक भिखमंगा राज्य बना हुआ है। तो लास्ट वाला शब्द आप हटा दीजिएगा। कल ही मैं जैसे ही राजेंद्र नगर मेट्रो पर चढ़ रहा था तो कुछ ई रिक्शा वाले जा रहे थे, एक सरदार जी उतरे, एक रिक्शा वाले को गाली दिए, हट, गाली दिए बिहारी। मैंने सरदार जी को तुरंत रोका, कपड़े अच्छे पहने थे, चश्मा अच्छा लगाया था, तो लोग भी लूट लेते हैं, और उनसे अंग्रेजी में पूछा कि सरदार जी आपको कैसे पता कि ये बिहारी है, हो सकता है ये पाकिस्तान से आने वाला माइग्रेटेड व्यक्ति हो, ये भी तो रोटी कमा रहा है, आप लोग लूट के आए, ये अभी कमा रहा है, आप इसको गाली क्यों दे रहे हैं। कहे हट जाओ, कुछ नहीं बोले। अंग्रेजी भाषा की ताकत अभी भी है, उनको लग गया कि फॉर्च्यूनर पर बैठे हुए व्यक्ति से कोई कोट पहन के अंग्रेजी में बोल रहा है तो वो साधारण आदमी नहीं हो। कुछ नहीं बोले, बोले हाँ थोड़ा सा ट्रैफिक रश है, तो इसका क्या मतलब है, आप गाली दे दोगे। तो अभी भी ये जो जिल्लत और जलालत है ना, ये सिर्फ उसके लिए लोग से ज्यादा उनकी किस्मत जिम्मेदार है। वो दर्द है जो आपको दिखाई देगा, और कई रिस्पॉन्सिबिलिटियां इसके पीछे, कई रिस्पॉन्सिबल, many circumstances have been responsible for this backwardness. Next,
डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस करिए और भारत की डेमोग्राफिक जो एक्सप्लोशन हो रहा है पॉपुलेशन, वो क्यों हो रहा है और उनको बारे में भी चर्चा करिए। और पॉपुलेशन हम दो हमारे दो फेलियर क्यों हो रहा है, नॉर्मल सी चीजें हैं। पहले पैरा में बताइए डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, मतलब यूथ का परसेंटेज कितनी है, सेक्स रेशियो कैसा है, उनका असमान डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे वो एक दूसरे पर निर्भर है। ये 4 पॉइंट पहले पैरा में। सेकंड पैरा में पॉपुलेशन विस्फोट क्यों हो रहा है, तो आप बताइए बर्थ रेट डेथ रेट का क्या है, दूसरा डेवलपमेंट पॉलिसी का क्या है, तीसरा बेटा ही चाहिए। एक सामाजिक और आर्थिक या सोशियो इकोनॉमिक उनकी अपने मान्यताएं क्या हैं या सोशियो इकोनॉमिक जो विल्स हैं वो क्या है, वैल्यूज क्या है, और एक फैमिली प्लानिंग क्यों फेलियर हुआ। जैसे मेरा कहना है सबके 4 बच्चे होने चाहिए, और एक मैं भी यही कहता हूं कि इंसान को विवाह नहीं करना चाहिए। दोनों है, अब दोनों में जो अच्छा लगे अडॉप्ट कर लीजिएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल फेलियर क्यों हो रहा है, तो आप बताइए अवेयरनेस की कमी है, दूसरा पॉवर्टी रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा पैट्रियोटिक सोसाइटी प्रतिसत्तात्मक समाज कौन भोगेगा वो रिस्पॉन्सिबल है, चौथा मजहबी मानता है, सब अल्लाह की दुआएं हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, और एक लिमिटेशंस भी हैं फैसिलिटीज़ की, जिसके वजह से लोग यही समझते हैं जितने बच्चे होंगे उतनी आमदनी होगी। कुछ आइडियोलॉजिकल्स डिबेट हो रहे हैं कि 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो नेशन का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी बदल जाएगा। ये 2 बातें उभर के आ रही। आप बस यही लिखिएगा कि जनसंख्या की अधिकाधिक वृद्धि कई राजनीतिक और अन्य विमर्शों को जन्म दे रही है, जिससे भारत की राजनीति प्रभावित हो रही है। इसमें पहला है कि 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, और यूं ही जनसंख्या बढ़ती रही तो इस देश की संस्कृति और मूल भूगोल इतिहास भी बदल सकता है। ऐसी चर्चाएं हो रही। ये आप लिख रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, आप वो बोल रहे हैं जो देश में हो रहा है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो कहेंगे कि नहीं ऐसा सुनने में मिल रहा है। यही तो डिप्लोमेट है। कंक्लूड करिए कि भले पॉपुलेशन हुआ है लेकिन एक्सप्लोजन से स्टेबिलिटी की ओर हम जा रहे हैं, जनसंख्या गिर रही है। वैसे गिर नहीं रही है, सरकार झूठ बोलती है, तो आप भी झूठ बोलिए। आगे प्लानिंग प्रोसेस से जुड़े हुए कैरेक्टर को डिफाइन करिए, और एट प्रेजेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनके बारे में बताइए। मतलब 1947 के बाद से देश में योजनाओं की क्या विशेषता रही है, प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे इफेक्टिव हुए, कैसे उसमें चेंज आया, कैसे वो आज अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। 2 डिवीज़न है, 1990 के पहले 1990 के बाद। तो 47 से 90 का क्या सीन रहा, एक पैरा में आपको ये बताना है। 90 से लेके अब का क्या रहा, दूसरे पैरा में ये बताना है। पहले योजना आयोग था, अब नीति कमीशन है, और आज सबका साथ सबका विकास है। चुनौतियां भी हैं, अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, आय असमानता बढ़ रही है, लोगों का माइग्रेशन मेट्रो सिटी में जारी है, हिंदी भाषी राज्य खाए बगैर मरने वाले अब तो और मरेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, जहां 46% IT वालों की नौकरियां कटेंगी। बचेगा कौन, हम जैसे लोग जो क्रिएटिव हैं, फिल्म आर्टिस्ट हो गए, जो अपने दिमाग से काम करते हैं न कि टेक्निक से। मैं भी चाहता तो AI से क्वेश्चन निकाल के लिख के आपको टाल देता, बट मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया, ना कभी करूंगा। भले लाइक सब्सक्राइब पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे इसकी चिंता नहीं रहती। हाँ, लेकिन एक सवाल लड़ गया, 2 सवाल लड़ गया और आप टॉप कर गए तो आप जिंदगी भर मेरा चेहरा नहीं भूलेंगे, ये मैं जानता हूं। आगे आइए, तो क्या करना है। व्हाट हैज बीन द हॉलमार्क ऑफ इंडियन प्लानिंग दैट हैज इमर्ज सिंस 1947, तो उसमें यही आना चाहिए। NCERT का पॉइंट्स है, डेमोक्रेटिक, ये सारे पॉइंट्स 5। फिर डिस्कस द इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग, क्या रहा, लिबरलाइजेशन, लिबरल, पॉजिटिव, निगेटिव, जो चुनौतियां जा रही, जो मैंने अभी बताया। प्रायोरिटी क्या रही है, तो आज बताइए, आज भारत की प्रायोरिटी क्या है, अनइक्वलिटी कम करना, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा सोशल सिक्योरिटी के लिमिटेशंस को बढ़ाना, चौथा कृषि और पशुपालन या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर प्रायोरिटी को फोकस करना, पांचवा भविष्य के विकसित भारत की बुनियाद डालना,
2047 का। और आज यह चीज किससे हो रहा है? फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति कमीशन। क्या है भाई? तो योजना आयोग से नीति आयोग के द्वारा। कंक्लूड करिए, डायरेक्टिंग टू फैसिलिटिंग। पहले हम ऊपर से आदेश देते थे, अब हम सुविधाएं दे रहे हैं। सब्सिडी ले लो, लोन ले लो, अपने पांव पर खड़े हो, आत्मनिर्भर हो। तो आज हमारी योजना का उद्देश्य यही है। इतना शानदार प्रश्न है ना, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूर दूर तक इस प्रश्न को लिखने की क्षमता नहीं है। 20 वर्ष हो गए पढ़ाते और कॉपी जांचते हुए, लेकिन अब क्या करें। आगे आइए, इंडियन मॉनसून पर कमेंट करिए और सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बताइए। नॉर्मल सा प्रश्न है, पहले पैरा में आपको बताना है इंट्रो के बाद। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मॉनसून, ब्रांचेज आएगा जाएगा और क्या, फिर आप बताएंगे सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ मॉनसून, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, रूरल की डिमांड, और फिर जल विद्युत, वाट और फिर पेयजल, ये सब चीजें जुड़े हैं। मैं बहुत छोटा था ना, तो फिल्में बहुत देखा करता था। देखता था कि जैसे वर्षा हो रहा है तो बरसों रे मेघा मेघा बरसों, खुशियां मनाई जाती थी। लगान पिक्चर से लेके उसके पहले मदर इंडिया। तो जब मैं अपने गांव जाता था ना, तो मैं अपने ग्रैंडफादर से पूछता था कि दादाजी ये लोग डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो हंसते थे। वो मुझे बता नहीं पाए, या बताने की जरूरत नहीं समझी कि बेटा वो फिल्मों में होता है और ये लोग फिल्मों से दूर हैं, ये लोग बस काम कर रहे हैं। तो बारिश होती थी तो भी मैं खेत में जाता था कि शिव नारायण काका हो गए, ये काकी हो गए, ये लोग डांस क्यों नहीं कर रहे हैं, बरसों रे मेघा मेघा बरसों। या दादाजी क्यों नहीं हंस रहे हैं, पापा जी क्यों नहीं हंस रहे हैं, माँ क्यों नहीं हंस रही है। तो छोटा सा बच्चा देखता था। बट दादाजी को बताना चाहिए कि बेटा भारत एक गरीब देश है, वर्षा होगी तो फसल पकेंगे, फसल पकेंगे तो हम पेट भर खाएंगे, हमारे दुख दर्द होंगे, फसल बेचेंगे तो 2 पैसे आएंगे, फिर हम कपड़े खरीदेंगे, फिर हम मेले जाएंगे, फिर हम मिठाई खाएंगे, हम खुश होंगे, तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। ये बारिश नहीं है, हमारे खुशहाली का प्रतीक है। फसल बिकेगा, रूरल एरिया में पैसा जमेगा, फिर शहर जाएगा, फिर हमारे देश की इकोनॉमी घूमेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, वो सामान बिकेंगे और फिर उनसे पैसा होगा, ओवरऑल सब लोग बढ़ेंगे। तो बारिश का कॉन्सेप्ट ये था। इसलिए फिल्मों में दिखा, क्योंकि भारत की जनता गरीब थी, बेबस थी, लाचार थी। याद करिए कि आपको भी होली का, दिवाली का कितना जोश रहता था। 1 हफ्ते पहले से मैं बैलून मारा करता था। फेस्टिवल खूब मनाइए, क्योंकि फेस्टिवल आपके अंदर के इंसान को जीवित रखते हैं। और मानसून इससे जुड़े हुआ। बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया, गाइड फिल्म को याद करिए, वो सीन दिखाया होगा। हिंदी फिल्में इतनी शानदार है, 60 से 70 के दशक की। अब तो भाई पूरे परिवार के लोग बैठ के देखते, आंख से आंसू निकल आएगा। जब किसान भूख से मर रहा है, 2 बीघा जमीन देखिए कि जमीन कब्जे में चला गया है, ये बचवा बता रहा है भारत की बीबीसी को। तो मॉनसून मॉनसून नहीं, एक बार उन चीजों को देखेंगे, कोरिलेट करेंगे, खट 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 लिखाएंगे। कारण क्या है ना, कि आपने मॉनसून को सिर्फ ज्योग्राफी में पढ़ा है, ऊंचा और अपने अंदर लेके नहीं आए हैं। कभी कल्पना करिए कि आपके एरिया, जैसे आप गया जिले से हैं, कल ही एक बच्चे का इंटरव्यू था, तो मैंने पूछा तेरा इंटरव्यू सिर्फ गया पे होगा और जो तुम काम कर रहे हो उस पे होगा? वही हुआ कि गया का वाटर लेवल क्यों गिर जाता है, गर्मी क्यों होती है, अभी भी चल रहा है इंटरव्यू। तो ये देखिए, तो आपका जो जिला है उससे भी जोड़ के देखिए और आज से महसूस करिए कि मानसून का फेलियरनेस होगा तो क्या होगा। और भी कई बातें हैं जो इंटरव्यू की क्लास में हम एक दिन डिस्कस करके लेंगे कि पूरे बिहार के बच्चों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार सोच करके क्या क्या सोचना है आज से, तभी मेंस और इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा। आप बताइए, पर्व त्योहार पलायन मतलब ये बचवा, पर्व त्योहार बचवा मतलब माँ बाप शहर में आके मजदूरी करते हैं ताकि जमीन को छुड़ा सके। क्लाइमेट चेंज, वर्षा का बदलाव हो रहा है, खूब वर्षा हो जाए और मानसून खिसक जाए तो इसका भी कहर पड़ता है। चैलेंजिंग क्लाइमेट चेंज दैट इफेक्टिंग दैट मानसून। कंक्लूड करिए क्या, कि भारत में मानसून जुआ नहीं है, जुए से बढ़ करके है, और ये हमारी इकोनॉमी और कल्चर से जुड़ा हुआ है। बताइए, मानसून इज इंडिया इज मोर देन ए गैम्बलिंग एंड सिचुएशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ पिछले 20 वर्षों से। जब कभी बारिश हो जाती है ना, तो दिल्ली वाला चिड़चिड़ा जाता है, और मुखर्जी नगर तो आधे घंटे में डूब जाता है। राजेंद्र नगर का हादसा आपने भी सुना होगा। सब लोग गाली दे रहे थे कि आप बाहर नहीं जा रहे हैं, ये नहीं। मैं खुश हो रहा था। तो एक मेरे टीचर ने पूछा कि अबे तू खुश क्यों हो रहा है?
तो मैंने यही मानसून वाला लेक्चर पिला दिया उसको, कहा कि 10 मिनट सुन लो। कह रहे हाँ यार, बारिश नहीं होगी तो देश की इकोनॉमी बैठ जाएगी। भले हम आज सड़क पर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन पूरी हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। तो अब से जब बारिश हो ना तो क्रोधित मत होइए, खड़े होकर के आनंद लीजिए कि हाँ इंद्रदेव और बारिश कराओ, बस बाढ़ मत लाओ। तुम बरसोगे तो गर्मी दूर होगी, पॉल्यूशन दूर होगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी चलेगी और हम खुश रहेंगे। तो बरसों रे मेघा बरसों, बारिश को महसूस करिए। दिल्ली में बैठ के कंप्यूटर पे काम करने वाले और बच्चों को पढ़ाने वाले मेरे जैसे लोग अब समझ पाते हैं। एनीवे, नेक्स्ट आई थिंक क्या हुआ, शायद मैंने गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चंस नहीं आ रहा, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। एआई का कैंसर चिकित्सा में क्या यूटिलाइजेशन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूटिलिटी के क्या क्या चैलेंजेस है वो पूछ रहे हैं। तो आपको बताना है क्या कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो सारा अनुमान लगा लेते हैं, बता देते हैं, उससे कैंसर इलाज में सहायता मिल सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो वो बताते हैं वो सटीक होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर विश्वास करें या ना करें, कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, हेलुनेशन ना होने लगे, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें यही लिखना है, वही बातें मैंने लिखी है। निदान, सटीकता, उपचार, दवा, प्रशासनिक बोझ कम करना, चुड़ डेटा गायब हो सकता है, एल्गोरिथम है, ये चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी होगी, मानवीय पहलू है, डॉक्टर तो देख के दवाई देता है। और बताइए कि हाँ ये एक इक्विपमेंट है, एकमात्र विकल्प नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, अब थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। ग्रीन हाउस इमिशन का क्या लक्ष्य रखा है, तो वही है पंचामृत 2030 तक कितना, 2070 तक कितना, लिख दीजिए। व्हाट इज इंडियाज टारगेट ऑन द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, पहले पे ये सब होना चाहिए। फिर आप बताएंगे कंटेम्प्ररी गवर्नमेंट इनिशिएटिव एनर्जी स्टेटस एंड चैलेंजेज एट प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है। 1 घंटे में निपटाने का आदेश है इसलिए हो रहा है। बिहार के विकास में साइंस एंड टेक का क्या रोल है, तो आप बताएंगे बहुत रोल है। एग्रियन टेक में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रोल है, जो रोल प्ले कर रहा है। पैरा चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, ये इंद्रवज्र, अर्ली वार्निंग। फिर गवर्नेंस के लेवल पर क्या है, ये हो रहा है। हेल्थ एंड सर्विसेज के लेवल पर क्या है, टेलीमेडिसिन, एआई, संजीवनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे क्या है, स्मार्ट मीटर लगा है, सोलर प्लांट लगा है, ये तैरता हुआ पार्क शायद दरभंगा पे। रोड 3 दिन पहले देखा कि जो भी रोड है उनकी मॉनिटरिंग एआई से कराने की घोषणा नीतीश बाबू की है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, ये डिजिटल क्लासरूम होंगे, ये सब चीज़ें हैं। यही चीज़ें हैं, एक जगह इकट्ठा करके आपका माइंडसेट होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन मैंने बिहार पे निकाले हैं ना, ये पूरे यहाँ पे दिख रहा है, ये पेपर इससे कतरे हैं और कतर करके क्वेश्चन बनाए हैं, कोई एआई का यूज नहीं हुआ। ये मैंने आपको रफ दिखाया, अभी भी यहीं पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। यहां कौन सा क्वेश्चन था, बिहार के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी, और यहां है बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी। तो बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ कुछ मिलता जुलता रहेगा, मॉडर्नाइजेशन में कहाँ है, तो इसमें ये तीनों आना चाहिए। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मिंग में डिजिटल मंडी जो हुआ है, इनाम वगैरह, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर एनर्जी सेक्टर में, फिर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, और फिर टेक इज गिविंग बिहार टू अपॉर्चुनिटीज टू मेक इट्स मार्क। स्मार्ट कृषि सेवा क्षेत्र पहचान बनाने का मौका दे रहे हैं। दोनों थोड़ा मिलता जुलता है, बट टेक की भूमिका दोनों पूछी जाती है। तो यहाँ फिर पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिवनेस के एम को गेन करने में टेक्निक्स कैसे रोल प्ले कर रहा है। बहुत शानदार सवाल है, 2 बार आईएएस में आ चुका है, घूम फिर के बिहार में आएगा, बिहार से जुड़ के पूछे जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। समय सीमा थोड़ी ज़्यादा हो रही है, चलिए 15 मिनट और पढ़ लीजिए। पहले पैरा में बताएंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी,
और इंक्लूसिव को गेन करने के लिए कौन सा मॉडल है, फिनटेक, डीबीटी, मतलब टेक्नोलॉजी इंक्लूसिवनेस। टेक्नोलॉजी का इंक्लूसिवनेस से क्या रिलेशन, पैरा चेंज। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रहा है। तो एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, स्मार्ट इरिगेशन और बायोटेक। ये थर्ड में आइए, क्या एक्सेसिबल टू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, तो एजुटेक, टेलीमेडिसिन। फिर आइए क्लीन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या रोल है, एसडीजी 7 और 13, अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, कैसे बिहार में एक्टिव है। फिर सोशल इंक्लूजन, मतलब जो भी योजनाएं हैं वो आम आदमी तक कैसे पहुंच रही हैं, कचरा प्रबंधन में क्या यूज हो रहा है, और सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे रोल है। 7 पॉइंट हैं, इट्स एनफ। 8वें पर आ जाइए, 8 क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉल्यूशन की समस्या को क्रिएट किया है, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो काफी चैलेंजेबल है। कुछ एग्जांपल देके बताइए। पहला लाइन विज्ञान का जो फेमस है वो आप मेंशन करेंगे, इंट्रो। कंक्लूजन बताएंगे, वेरियस एक्टिविटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, और उसी में होगा मेजर रिपोर्ट्स एनालाइजिंग इम्पैक्ट एंड इफेक्ट, मतलब उन सभी कारणों की चर्चा जो प्रदूषण को जन्म देने में सहायक हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनका प्रभाव क्या हो रहा है। यही 3 चीजें। अब इसमें क्या क्रमबद्धता रहेगी, यही तो मैं आपको सिखाने पर जोर देता हूं। कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी में जोड़ेंगे रिपोर्ट क्या कहती है। फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर बताएंगे कृषि तकनीक और मृदा प्रशोधन की क्या स्थिति और ये क्यों हो रहा है। फिर आप बताएंगे शहरीकरण और ई कचरे से क्या हो रहा है और वो कैसे प्रदूषित हो रहा है। फिर पैरा चेंज करेंगे, फिर बताएंगे वाटर रिसोर्स और पॉल्यूशन का क्या है, नदी, बॉर्ड का भी उदाहरण ले सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आप बताएंगे एनर्जी और क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है कोयले का। फिर आप बताएंगे एट प्रेजेंट क्या क्या मेजर चैलेंजेज हैं, और एक विमर्श हो रहा है कि हमें विकास चाहिए या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एक विमर्श ये भी हो रहा है कि हमें पॉवर्टी को दूर करना है या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना है। शहर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, हीट वेव, और एक ब्राउन इकोनॉमी वर्सेस ग्रीन इकोनॉमी की बात आई है कि चारों तरफ धुआं धुआं, और एक न्यू इकोनॉमी, एक डिबेट चल रही है। ऐसे ब्राउन इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, वाइट इकोनॉमी, ये कुछ शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। कंक्लूज क्या करना है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेसेसिटी एंड कंपल्सन कंटिन्यूस। ये हमारी आवश्यकता भी है, ये हमारी व्यवस्था भी है। जब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा था ना, तो बस मुझे सोचने में टाइम लगता है और पिरोने में। यही चीजें आपको सीखनी है, बाकी यू नो एवरीथिंग, और थोड़े बहुत डाटा डाटा तो आपको मोबाइल से मिल जाएंगे, बट सोच कैसे आएगी वो आपको एआई नहीं सिखा सकता। दैट इज क्रिएटिविटी, और यही तो डिप्लोमेट की पहचान है। क्या आप इस देश को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? आपने इस देश के भूगोल को समझ लिया, कोई बात नहीं। आपने प्रगति को देख लिया, आप प्रदूषण को भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अखबारों पर नजर है कि नहीं? आप ये महसूस कर रहे हैं ना कि उत्तराखंड में पहाड़ पे रोजगार के साधन नहीं है, तो खाएंगे क्या? ये सभी बातें, तो आवश्यकता भी है, व्यवस्था भी है। यही चीजें समझनी है, और यही तो डिप्लोमेट बनाती हैं कि आपके पास सोसाइटी की प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप देश की वस्तु स्थिति को समझते हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो बेहतर पॉलिसी भी बना सकते हैं। पॉलिसी बनाने का ये मतलब नहीं कि सारे उद्योग धंधे बंद कर दो, फिर लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? कचरा दूर करने का एकाएक ये विकल्प नहीं है कि पॉलिथीन को बंद कर दो, नहीं, क्योंकि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। धीरे धीरे मोटिवेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया था पॉलिथीन पे, रिजल्ट क्या हुआ? आज घंटी बजती है तो लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि हाँ कचरा नहीं फैलाते, नहीं तो लोग खा के फेंक देते थे। इनफैक्ट मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो कचरा वचरा बचे तो जिससे दुश्मनी है उसके दरवाजे पर फेंक आता था। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि मजा भी आता था, दूसरे परेशान हो रहा है। अब ये कल्चर तो है ही नहीं, अब धीरे धीरे आ रहा है। तो जो भी आइडियोलॉजिकल विमर्श है वो बताना होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारे जीवन में आईटी का क्या रोल है, और आईटी क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है मेरे जीवन में और बिहार में। शानदार प्रश्न है, दोनों तकनीक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार के साइंस एंड टेक में ज्योग्राफी भी रहता है, इन्वायरमेंट भी रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी रहता है, सिक्योरिटी भी रहता है।
और डेवलपमेंट सब मिक्सअप रहता है और सब में बिहार रहता है। टेक्नोलॉजी बिहार में कैसे, तो जो कुछ भी बिहार में टेक्नोलॉजी कर रहा है वो लिख दीजिए, वही तो लिखना है। कैसे? सबसे पहले बताइए कि आईटी रिवोल्यूशन क्या इफेक्ट कर रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी रिवोल्यूशन। तो आप बताएंगे कि गवर्नेंस में क्या रोल है, वहां पे ये 2 पॉइंट आना चाहिए। सेकंड में बताएंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो मौसम को पूर्वानुमान, बिहान ऐप का नाम होना चाहिए। यही चीजें एग्जामिनर को दी जाती हैं, उत्तर नहीं दिया जाता। ये पॉइंट जो मैंने अभी लिखा है वही उसके हाथ में रहता है। फिर आप बताइए कि एजुकेशन मॉडल और बिहार में क्या चेंज लेके आ रहा है, ये 2 पॉइंट आना चाहिए। फिर आप बताइए हेल्थ सेक्टर बिहार का कैसे रिवोल्यूशन से इफेक्टेड हो रहा है, ई संजीवनी डिजिटल हेल्थ कार्ड। फिर आप बताइए न्यू अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट के इनोवेशन में बिहार टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा है, वहां पटना आईटी पार्क, ई कॉमर्स, मधुबनी पेंटिंग, मखाना, 2 उदाहरण दे सकते हैं। फिर आप बताइए रोल ऑफ सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार, इंद्रवज्र ऐप का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम आना चाहिए। और कंक्लूड करिए द बेसिस ऑफ बिहार एम्पावरमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी बिहार के सशक्तिकरण का एक माध्यम बन रहा है। टेक्नोलॉजी असीम संभावनाओं को समेटे हुए है। आज के इस परिचर्चा में हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, कुछ कहना नहीं चाहता, बट ये निर्णय तो आपको लेना है कि इतनी जगह जो आपने पेपर डिस्कशन किया, मैं कहीं नहीं अटका, सारी चीजें क्लियर है। सब विषय में पढ़ा सकता हूँ स्टैट को छोड़ के, बट सबसे ज्यादा मैं फोकस रहता हूँ मेंस आंसर राइटिंग पर। मुझसे कंटेंट लीजिए, कंटेंट को समझिए, लेक्चर को सुनिए और सिर्फ लिखिए, और लिखने के बाद कॉपी चेक कराइए। मेंस में क्रैक करना है तो यही हाल पीटी में भी है। एक टॉपिक को समझिए, उस पर 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे नहीं निकलता है पीटी, या फिर बिहार की वो जनता जो पीटी निकाल लेती है, मेंस के ऊपर मुंह ताकती है, क्योंकि पटना और इलाहाबाद का लेवल इतना नहीं है कि वो मेंटेन कर सके मेंस के बच्चों के साथ। वहाँ आज भी क्वेश्चन उत्तर लिखाए जाते हैं। पहली बात, कुछ टीचर जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके पास जो क्राउड आता है और जो एक क्वेश्चन और आंसर लिखाने का कल्चर है, फिर वो जानबूझ के कुछ नहीं कर पाते। मेरे भी कुछ मित्र हैं इलाहाबाद, माफ करिए प्रयागराज, लखनऊ, पटना, वो बताते हैं कि हमारी तो बेबसी है कि हम चाह के भी अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारी तरह समझाना शुरू करेंगे तो बच्चे भाग जाएंगे। और बाकी जो फ्री वाला सिस्टम है या नोट्स बांटने वाला है या 100 रुपये में भी पीएससी कराइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, तो उसके चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कबाड़ा तय है। ऐसे लोगों को कोई नहीं बता सकता। बात फिर आते हैं, सेकंड पेपर का डिस्कशन हो चुका है, अब फिर जीएस के एक दूसरे पेपर पर जाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर, और वो सारे क्वेश्चन अपडेटेड होंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास थोड़ी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। मैं कभी नहीं कहता लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो या मेरा कोर्स ले लो, नहीं, ये मेरे जिद पर ये कोर्स शुरू हुआ है कि इस बार मैं 110% अपना एफर्ट लगाऊंगा। बाकी आगे की मर्जी है, सारी चीज़ें हैं। अब चूंकि मेरे पास एक मैकेनिज्म नहीं था जो मैं अब सारी चीज़ों को लूँ, तो मैकेनिज्म के लिए मैं इस संस्था से जुड़ा, और इस संस्था की एक अपनी विश्वसनीयता है लास्ट 36 ईयर्स से कि आज भी कंटेंट के नाम पर इनके टक्कर का कोई नहीं है। क्योंकि सारे लोग अखबार पढ़ते हैं और लेख लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं होता है, आंकड़े निकालने में जरूर होता है। तो आप जुड़े रहिए, और इसके साथ एक ब्राउज़र भी आपको मिल जाएगा, आप जिस भी शहर के हों बिहार के, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे एक साथ दिए रहेंगे, आप उन चीज़ों को सिर्फ देख लीजिएगा। तो मैं इसलिए भिजवा रहा हूं कि बिहार के मेंस का 100% क्वेश्चन मैं टैली कैसे करा के दिखाता हूं, वो आपको पता लग जाएगा। यही चीज मैंने यूपी के बारे में भी बनाई है यहां पर, उसका भी डिस्कशन जा रहा है। उसमें तो 37 टेस्ट है, यहाँ 30 नहीं है। वो भी मर्जी हो तो वो भी देख सकते हैं, इसका शेड्यूल वेबसाइट पर है। तो चले फिर, थैंक यू।